नमस्कार साथियों। चर्चा चल रही थी नए राजा और उनके राज्य। इसी चैप्टर वीडियो सीरीज का अगला वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे चोल प्रशासन के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था कि चोलों का प्रशासन और स्थानीय प्रशासन यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम आजकल पंचायती राज के रूप में देखते हैं, बहुत अच्छा था। इसी से जुड़े कुछ बिंदु जो आपके सिलेबस में, जो आपके चैप्टर में दिए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, चोल प्रशासन के अंदर जो सबसे पहली टर्म सिलेबस में आई है वो है ऊर। वहां पर जो किसानों की बस्तियां थी, ये ऊर। चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां ऊर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां। उसके बाद में नाडु, एक टर्म आया है नाडु। ये था दोस्तों गांवों का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस, वो नाडु कहलाता था। और आपके दिमाग के अंदर नाडु कहते ही तमिलनाडु नाम क्लिक किया होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। गांवों का समूह नाडु कहलाता था। उन किसानों की बस्तियां थी। ये जो नाडु है वो कर वसूलने और न्याय करने संबंधित कार्य करते थे। तो हम यहां लिखेंगे नाडु कर वसूलना, टैक्स कलेक्शन, और जुडिशरी वर्क्स यानी कि न्याय करना। ये नाडु के तहत काम करते थे जो भी अधिकारी थे इनके। उर हो गया। उसके बाद में नाडु ग्रुप ऑफ विलेजेस, कर वसूलने और न्याय करने का काम करते थे। फिर थे वेला, एक और टर्म आया है यहां पर, वेला। देखिए तमिल समाज के लिए उपयुक्त शब्द है। तमिल समाज के अंदर जो धनिक किसान थे, धनिक किसानों की जाति वेलाल कहलाती थी। रिच पीजेंट्स कह सकते हैं इसको, रिच फार्मर्स। धनिक किसानों की जाति वेलाल थी। और आपको पता है कि जिस साम्राज्य में जो धनी वर्ग होता है उसका सम्मान तो होगा। तो यहां पर भी जो वेलाल है वो प्रशासन के अंदर खासा नियंत्रण रखते थे। तो हम यहाँ हिंट के लिए लिख सकते हैं जो वेलाल है इनका प्रशासन पर अच्छा नियंत्रण था। प्रशासन पर अच्छा नियंत्रण यानी कि प्रशासन में अच्छा भाग था इनका, अच्छा पार्ट था, एक अच्छा रोल प्ले करते थे ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वेलाल। वेलाल के बाद में जो धनी भूस्वामी थे उनके लिए भी एक टर्म यूज हुई है, धनी भूस्वामी, यानी कि पैसे वाले जो लैंडलॉर्ड थे, भूस्वामी, उनके लिए एक शब्द आया है मुवेंदवेलन और अरैयार। मुवेंदवेलन और अरैयार ये उपाधियां थी, यानी कि टाइटल थे। धनी भूस्वामियों के लिए ये दो उपाधियां इस्तेमाल की जाती थी तमिल समाज के अंदर, मुवेंदवेलन और अरैयार। 6th क्लास में भी मुवेंदवेलन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये कुछ टर्म हैं चोल एडमिनिस्ट्रेशन की, उर, नाडु, वेलाल, अरैयार, मुवेंदवेलन इत्यादि। इसके अलावा एक और टर्म आई है यहां पर, ब्रह्मदेव। मैं यहां पर लिखूंगा ब्रह्मदेव। ब्रह्म से मतलब ब्राह्मण, देव मतलब दी गई। जो ब्राह्मणों को दी गई जमीन थी और जो बस्तियां बसी, ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, यह ब्रह्मदेव थी। और इसके बिना पर ब्राह्मण बस्तियां बसने लगी या ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। जब ब्रह्मदेव बढ़ा तो ब्राह्मण बस्तियां ज्यादा अस्तित्व में आई, नहीं ब्राह्मण बस्तियों का विस्तार हुआ। इसके अलावा एक जो और संगठन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा संगठन है, वो है दोस्तों सभा। देखिए उर के बाद में सभा का मुख्य स्थान था, यानी उर और सभा इक्विवेलेंट थे। उल्टा मैं कहूंगा कि सभा का स्थान और ज्यादा
अच्छा था, यानी कि रेस्पेक्टफुल था। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। सभा क्या था मित्रों? ब्राह्मण भूस्वामी, यानी ब्राह्मण जो लैंडलॉर्ड थे, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन कहलाता था सभा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। क्या काम था इसका? एक तो सबसे पहले ये ब्रह्मदेह जमीन की देखरेख करती थी सभा। काम क्या था? ब्रह्मदेह जमीन, ये जो करमुक्त भूमि थी ब्राह्मणों को दी गई थी, इसकी देखरेख करना। ब्रह्मदेह जमीन की देखरेख करना पहला काम। उसके बाद में निर्णय, इसके जो निर्णय होते थे, जो डिसीजंस होते थे, उसको मंदिरों की दीवारों और शिलालेखों पर लिखवाना। यानी कि सभा के निर्णय, ताकि लोगों को पता चले कि कानून की प्रक्रिया क्या है, किस काम पर क्या प्रतिक्रिया होगी और कौन सा काम करने पर किस प्रकार का पारितोषिक, या मान लीजिए गुनाह करते तो कौन सा दंड मिलेगा। यानी कि सभा के जो काम है, सभा के जो निर्णय हैं, वो मंदिरों की दीवारों पर, मंदिरों की दीवारों या शिलालेखों के रूप में लिखे जाते थे। शिलालेखों के रूप में, यानी कि आप एक तरह से इंस्क्रिप्शन, अभिलेख कह सकते हैं इनको। तो आप समझ सकते हैं कि सभा कितना इंपॉर्टेंट था। सभा के बाद में जिसकी चर्चा होती है वो होती है नगरम। मैं यहां पर लूंगा इसको, एक और टर्म है अच्छी, नगरम। नगरम देखिए, तमिल समाज ने, कि दक्षिण भारत की टर्म है। चोल समाज के अंदर तमिल समाज के व्यापारियों का जो संगठन था वो नगरम कहलाता था। यहां लिख सकता हूं मैं, तमिल समाज के व्यापारियों का संगठन, ये नगरम था। बहुत अच्छा टर्म है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और जो व्यापारी होते हैं वो हमेशा, आपको पता है, प्रशासन में काफी हेल्प करते हैं। तो शहरों में प्रशासनिक कार्यों के अंदर जो है ये बहुत हेल्प करते थे, बहुत सहायता करते थे। तो आप लिख सकते हैं नगरम के लिए, शहरों में प्रशासनिक कार्यों में ये सहायता देते थे। बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रशासनिक टर्म थी चोल साम्राज्य की, बहुत ही अच्छी, याद इजी, यानी कि आराम से आप याद कर सकते हैं इसको। इसके अलावा चोल अभिलेखों में 5 प्रकार की भूमि का वर्णन है, जिसमें वेलन वगई, ब्रह्मदेव, शालाभोग, देवदान और पल्लीचंद्रम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 5 प्रकार की भूमि या जमीन जिसका वर्णन चोल अभिलेखों में हुआ है। 5 प्रकार की भूमि। सबसे पहले ये वेलन वगई, गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी जो थे, उनकी जो भूमि थी वो वेलन वगई कहलाती थी। पहली वेलन वगई किसकी जमीन थी? गैर ब्राह्मण, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण भूस्वामी, उनकी जो भूमि थी, गैर ब्राह्मण भूस्वामियों की भूमि कहलाती थी वेलन वगई। दूसरी ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जमीन वो जमीन थी मित्रों जो ब्राह्मणों को, इसके नाम से स्पष्ट है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी गई या उपहार में दी गई, ब्राह्मणों को गिफ्ट में, यानी कि उपहार में दी गई भूमि, ये थी ब्रह्मदेव। तो पहली वेलन वगई, दूसरी ब्रह्मदेव, तीसरी शालाभोग। बहुत अच्छा, शाला यानी कि स्कूल, विद्यालय, शालाभोग यानी कि विद्यालय को दान में दी गई भूमि, विद्यालय के लिए दी गई भूमि, स्कूल बनाने के लिए या विद्यालय को दान में दी गई भूमि।
विद्यालय के लिए दी गई भूमि। ये तीसरे प्रकार की जमीन थी। यानी कि चौथी यानी कि फोर्थ टाइप की जो जमीन है, जो लैंड है, देवदान। ये चौथी, जिसको देवदान या एक और नाम आया है तिरुन मटूकनी। तिरुन मटूकनी। देवदान, देव से देवता, देवता रहते मंदिरों में, मंदिरों को दान में दी गई भूमि। तो चौथी ये जो है वो है मंदिरों को दी गई भूमि। देखिए बहुत स्पष्ट है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। पांचवी और अंतिम प्रकार की जो भूमि थी, मैं यहां लिख रहा हूं पल्लीचंदम। ये पांचवी जमीन थी, पल्लीचंदम। जैन संस्थानों को दी गई भूमि। जैन संस्थान जो भी थे, जैन संस्थानों को दी गई भूमि। यह 5 प्रकार की जमीन का वर्णन यहां पर आया है। मैं क्विक रिवीजन लेता हूं। यहां पर चोल प्रशासन की बात कर रहे थे हम, चोल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ टर्म यहां पर दी गई सिलेबस में, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए ये रहा चोल प्रशासन। सबसे पहला टर्म ऊर। ऊर क्या था दोस्तों? किसानों की बस्तियां थी, यानी कि जो फार्मर्स थे उनकी जो बस्तियां, जो हैबिटेट्स थे, उसकी जो आवास की बस्तियां थी, उसको ऊर कहा गया। दूसरी टर्म आई है नाडू, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांवों का समूह। क्या करता था? कर वसूलता था और न्याय के कार्य करता था, जुडिशरी वर्क। तीसरा टर्म है वेलाल, धनी किसान। धनी किसानों की जाति थी वेलाल। और आपको पता है जो धनी होगा वो प्रशासन पर अपना अच्छा खासा नियंत्रण भी रखेगा। इसके अलावा 2 उपाधियां हैं, एक मोवेंद वेलन है और एक अरैया। जो भी धनी भूस्वामी है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, लैंडलॉर्ड होते थे, ज्यादा जमीन के मालिक होते थे, वो अरैया और मोवेंद वेलन जैसी उपाधियों को धारण करते थे। यहां पर देखिए चौथी टर्म है ब्रह्मदेव। ब्रह्म से ब्राह्मण बना है। ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि दी जाती, जिस पर टैक्स नहीं लगता था, उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। इसी ब्रह्मदेव के कारण बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियां बसी। ब्रह्मदेव के कारण बस्तियां बसी। और फिर एक शक्तिशाली जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका नाम था सभा। सभा क्या था? जो ब्राह्मण भूस्वामी थे, लैंडलॉर्ड थे, ब्राह्मण थे, उसका संगठन सभा कहलाता। यानी कि सभा और ऊर, एक किसानों की थी और एक ब्राह्मणों की थी। सभा ब्रह्मदेव जमीन की देखरेख करती थी। इसकी जो डिसीजंस होते थे उनको मंदिरों की दीवारों पर और शिलालेखों पर लिखे जाते थे। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है आपके, चौथी टर्म, ये 5वीं सभा हो गई। और छठी टर्म ले रहा हूं मैं यहाँ पर। छठी टर्म है आपके नगरम। नगरम क्या है? तमिल समाज के व्यापारियों का संगठन। जो भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उनका संगठन नगरम कहलाता था तमिल समाज के अंदर। ये शहरों में प्रशासनिक कार्यों में हेल्प करता था। ये तो कुछ हो गई टर्म जो मैंने यहाँ पर 6 नंबर तक मार्किंग की है। फिर तमिल अभिलेखों के अंदर 5 प्रकार की भूमिका वर्णन है। सबसे पहली वेलन वगई। वेलन वगई के अंदर जो ब्राह्मण नहीं थे और उनके पास जमीन थी, गैर ब्राह्मण भूस्वामी, वो वेलन वगई के मालिक थे। जो ब्राह्मण थे उनके पास ब्रह्मदेव थी, जिसको गिफ्ट में दी गई थी, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। तीसरी स्कूल को दी जाने वाली शाला भोग, विद्यालय के लिए। चौथी देवदान, जिसको तिरुन मटुकनी भी कहा गया, ये मंदिरों को दी जाती थी। और 5वीं है जैन संस्थानों को दी गई भूमि, पल्लीचंदम। क्योंकि आपको पता है मौर्य काल से ही वहां पर आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था और जैन धर्म वहां पर दक्षिण भारत के अंदर फला फूला भी था। तो जैन संस्थानों को भी दान में देने की परंपरा थी जमीन, उसको कहा जाता था पल्लीचंदम। ये एक छोटा सा वीडियो हमने इस चैप्टर को चोल प्रशासन, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था उससे संबंधित टर्म के बारे में बनाया है दोस्तों। अब आगे हम क्या करेंगे? चोलों का स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम पंचायती राज के रूप में देखते हैं, वो एक स्पेशल टॉपिक उसका छोटा सा, उसको लेकर के आपके सामने आऊंगा।